हाँ जी, शुरू कर दीजिए। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज का चर्चा का विषय है शूद्र समाज या शूद्र कौन। इसको कई तरह से हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उसका समूह ही समाज हो जाएगा। एक व्यक्ति है जो शूद्र है और उसका जो समाज है वो शूद्र समाज है। प्रौध की अवधारणा में ये जो बातें कही गई, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, विप्र, इनका मतलब क्या है? क्योंकि जो हमारा हिंदू समाज है, हिंदू समाज ने इन चीजों को एक अलग तरह से विवरण किया है, एक अलग तरह से उसकी धारणा बना रखी है। वस्तुतः वो चीज है नहीं। ये जो शब्द है ये गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। ये मनुष्य के गुणों के परिचायक है कि मनुष्य किन गुणों का है। ऐसा नहीं कि मनुष्य में ये चारों गुण अपने आप में नहीं होते। मनुष्य, कोई भी मनुष्य होगा, उसके अंदर ये चारों गुण अलग अलग मात्रा में होंगे। इन चारों गुणों में से किसी समय कोई गुण प्रधान हो जाता है और कोई गुण गौण हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज जो आदमी जो शूद्र है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, या विप्र नहीं होगा, या वैश्य नहीं होगा। परिस्थिति बस वो वैश्य भी हो जाएगा, क्षत्रिय भी हो जाएगा, विप्र भी बन जाएगा। या विकास के क्रम में जैसा वातावरण उसको मिला उसके हिसाब से मनुष्य के अंदर ये गुण आते गए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं शूद्र की। वैश्य, क्षत्रिय और विप्र की चर्चा हम लोग इसके बाद में दूसरे और दिनों में हम करते रहेंगे। शूद्र किस चीज का परिचायक है? शूद्र परिचायक है जड़ता का, तमोगुण का। उसके अंदर जो प्रवृत्ति है वह मात्र जैसा प्रकृति ने बनाया उसी तरह से जीने के लिए, उसमें वो ज्यादा प्रयत्न नहीं करता अपनी तरफ से, अपने आप में ज्यादा मानसिक रूप से ये बोझा नहीं डालता अपने सब के ऊपर कि हम कुछ और कर लें। जैसे आहार निद्रा जैसे जो एक जानवर करते हैं, मनुष्य भी करता है, सभी मनुष्य करते हैं। मनुष्य जो केवल आहार निद्रा मैथुन इन बातों को के ऊपर ही अपना पूरा जीवन बिता दे तो उसका जीवन और जानवर के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसका एक जीवन जानवर से ऊंचा है, लेकिन एक सभ्य समाज के लिए ऐसा होना उचित नहीं है। तो जो शूद्र की अवधारणा प्रौध के अंदर की गई, ऐसे मनुष्यों के प्रति की गई जो कि अपने मन में केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने जीवन के लिए वो काम करते हैं। उनके अंदर अपने समाज के और लोगों के लिए, अपने परिवार से बाहर कुछ लोगों के लिए कभी सोचने का समय नहीं है। यदि कभी उनको समय मिला तो वो अपने आराम में बिताएंगे, अपने लिए जीवन में बिताएंगे, उससे आगे वो सोचते नहीं है। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता शूद्र मानसिकता है। और इसमें जो अधिकता होती है इस तरह के लोगों को, उसको हम शूद्र समाज के रूप में जानेंगे। मैंने पहले कहा ये जो शूद्र की मानसिकता ऐसे नहीं कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष के अंदर है, ये सारे व्यक्तियों के अंदर है। लेकिन वो सारे व्यक्ति जिनके अंदर ये मानसिकता है
वो ये जो मानसिकता उसके ऊपर हावी नहीं है, आदमी उससे ऊपर उठ करके भी सोचना शुरू कर देता है। ये जो ऊपर उठ करके सोचने की जो उसकी प्रवृत्ति है, वो शूद्र से अलग कर देती है। ये जो प्रवृत्ति है, ये शूद्र से उसको अलग कर देती है, उससे ऊपर का कर देती है। तो वो हो सकता है क्षत्रिय मानसिकता में आ जाए, हो सकता है वैश्य मानसिकता में आ जाए, हो सकता है विप्र मानसिकता में आ जाए। शूद्र के बारे में एक ये भी कहा गया, जैसे 3 काल होते हैं। एक काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 3 काल हैं। तो जो शूद्र मानसिकता की जो लोग हैं, या जिसमें शूद्र मानसिकता मनुष्य के ऊपर हावी है, तो वो केवल वर्तमान की चिंता करता है। उसको भूत से मतलब नहीं, उसको भविष्य से मतलब नहीं। तो उसके अंदर ये गुण कि केवल आज हमारा जो जीवन है वही सब कुछ है। केवल वर्तमान में विश्वास करेगा, और वर्तमान में जो उसकी आवश्यकता है वो पूर्ति हो गई, तो वो मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ सब कुछ हो गया। उसको खाना मिल गया, हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया। उसको कपड़ा मिल गया, बहुत अच्छा हो गया। उसको ये मिल गया। केवल अपने तक सीमित रहना। और वर्तमान वर्तमान वैसे वर्तमान के विषय में एक चीज और भी बता दें, वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इसको हम वर्तमान कहेंगे, लेकिन जैसे हमने बात किया वो भूत हो गया, और जो अभी आने वाला है वो भविष्य है। तो वर्तमान किधर है? मतलब ये की बात है ना, अभी हम जो बात कर रहे हैं इसको हम वर्तमान कह रहे हैं, लेकिन हमने बात कर ली और तुरंत तो भूत हो गया, और जो आने वाला है वो भविष्य है। तो वर्तमान किधर है? वर्तमान तो है ही नहीं। या तो केवल भूत है या कोई भविष्य है। और वर्तमान हमारी एक मानसिक अवधारणा है। हम किस परिमाप में अपने आप को रखते हैं, वही वर्तमान है। यदि हमने सोच लिया कि अभी हम बात कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, हम उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्तमान है 10-20 मिनट का हो गया। यदि हम कहीं बैठे हुए हैं, अपने बचपन की चर्चा कर रहे हैं, अपने कुछ और पल की बात करें, तो हम किस वर्तमान में है? हम बचपन से लेकर के आज तक जो समय बीता है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वर्तमान हो जाता है। तो एक हमारा मेंटल फ्रेम हो गया, मानसिक एक हो गया कि हम जो जी रहे हैं तो हम किस दायरे में जी रहे हैं। लेकिन जब शूद्र का जो जीवन है, जो मानसिकता है, तो उसका जो वर्तमान है बहुत छोटा होता है। वो बस आज के लिए सोचेगा, अभी 2 घंटे पहले क्या हो गया उससे उसको मतलब नहीं है। अभी इस तरह की जो बातें उसके अंदर आई, अवधारणा जब उसके अंदर आएगी, ये जो अवधारणा है ये शूद्र का परिचायक है। तो उसकी जो ऐसे लोग जो है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, वो दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्योंकि वो ज्यादा भूत के बारे में नहीं सोचते, ज्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचते। उनका जो अपना जीवन है एक बहुत सीमित दायरे में होता है, सोचना भी बहुत सीमित दायरे में होता है। ऐसे लोग किसी को नियंत्रित नहीं करेंगे, किसी के नियंत्रण में रहेंगे। जैसे यदि किसी को एक काम दे दिया जाए कि तुम ये काम करो, तो वो काम करेगा, उतना ही करेगा जितना बोला गया है। वो उससे आगे सोचता नहीं, उसके आगे उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं है कि हम उसके आगे भी सोचें, उसके उसमें और कैसे अच्छा हो सकता है, किस तरह की और चीजें हो सकती। उससे कोई मतलब, उसको एक काम दे दिया गया, काम किया, बात खत्म हो गई। ये जो मानसिकता है ये भी शूद्र की परिचायक है। वैसे
ऐसा नहीं है कि ये सूत्र केवल हम भारतवर्ष के लिए बात कर रहे हैं, हम ये पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। और हर समाज में ये जो चारों वर्ग हैं, या चारों वर्ण हैं, या चारों चार तरह के जो व्यक्ति हैं, ये हर जगह मिलते हैं। और उसमें जो बहुसंख्यक हैं वो शूद्र लोग होते हैं। अधिक से अधिक लोग केवल अपना जीवन बहुत लिमिटेड, थोड़े थोड़े में संतुष्ट होना, थोड़े के लिए ही काम करना, थोड़े के लिए जीना, उससे आगे सोचना नहीं, ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में होती है। ये सारे जो लोग हैं ये परिचायक हैं शूद्र मानसिकता के। अब हम एक थोड़ा पीछे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक समय था जब हम इस रूप में पृथ्वी पर आए, और उसी रूप में एक जानवर भी था उसमें भी बंदर थे, कुत्ते थे, बिल्ली थी, इस तरह के और जानवर रहे होंगे, कॉकरोच रहा होगा, कितने सब रहे होंगे। ऐसा क्या कारण है कि हम अपने आप को विकसित समझते हैं? हमने जिस परिवेश में हम पहले रहते थे, आज से 1 लाख वर्ष पहले, 2 लाख वर्ष पहले, उस परिवेश से हम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ कि आदमी जो उसका वर्तमान है उससे आगे की सोच रहा था। उसने अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचा। ये जो सोचने की उसकी जो क्षमता थी, वही विकास के पथ पर आज हमको यहाँ तक लेकर के आ गई। आज हम लोग उड़ सकते हैं, समुद्र में तैर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंच रहे हैं। ये एक जानवर से संभव नहीं बना। जानवर क्या है? जानवर अपने वृत्तियों का गुलाम है। उसकी जो वृत्तियां हैं वो उसी से परिचालित होता है, उससे आगे वो सोचता नहीं। शूद्र की जो मानसिकता है वो जानवर जैसी है। बिल्कुल जानवर नहीं, जानवर होता तो फिर अभी तक उसी तरह रहा होता। तो उसका जो शूद्र, उसके जो जानवर की जैसी प्रवृत्ति है, तो उसी तरह से यदि आदमी अपना जीवन बिताए कि हमको भूख लगी तो खाना खा लो, प्यास लगी तो पानी पी लो, सोने का टाइम हो गया तो सो जाओ, ये हो गया तो हो जाओ, इस तरह की मानसिकता से आदमी जीवन जी रहा है, तो मानसिकता शूद्र की है। ऐसे मनुष्य में विकास की संभावना कम होती है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा ही नहीं विकास करने की। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य किसी वातावरणवश एक मानसिकता को पोष लेता है, एक मानसिकता में वो बह जाता है, और बहुत समय तक यदि उसको नहीं जगाया जाए, क्योंकि हम जिस अवस्था में है उस अवस्था में किसी के द्वारा हमको झकझोरना जरूरी है ना। जब कोई झकझोर दिया तो हम उठ जाते हैं, अरे अच्छा अच्छा ऐसा है, एक नया विचार आया तो नए विचारों के बारे में हम सोचने लगते हैं। कुछ नई घटना हो गई तो हम जागरूक हो जाते हैं, अच्छा अच्छा ऐसी घटना हो गई। लेकिन कुछ लोग हैं जिससे नए पुराने से कोई मतलब नहीं है, यदि उनको ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ऐसे लोग समाज में कभी भी योगदान उनका उतना ही होता है कि वो किसी के द्वारा परिचालित होते हैं, किसी के द्वारा उनका नियंत्रण होता है। और इस व्यवस्था में ऐसे उनकी भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका है, वो भूमिका बड़ी ही सीमित भूमिका है कि वो दूसरों के द्वारा बताए हुए कार्य को वो करेंगे। या दूसरे ने उनको जगा दिया तो जग जाएंगे, यदि वो वहां चला गया तो फिर सो जाएंगे, या फिर अपने मन से वो विचार उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की जो अवधारणा है,
इस तरह की जो बातें हैं ये परिचायक है शुद्रता की। जो शुद्र मानसिकता के जो लोग हैं उनके अंदर धार्मिकता है क्या? अब एक ये भी विषय उठता है। ऐसा कहा गया कि जो शूद्र के अंदर जो मानसिकता है वो धर्म को भय के रूप में मानते हैं, जिससे उनको भय लगता है उसको वो मानने लगते हैं। जैसे कि पुरानी व्यवस्था में जिस समय आज की जैसी सुविधा नहीं थी, तो प्रकृति के द्वारा वो काफी घबराए हुए रहता था। कभी घनघोर बादल आ गए, कभी बिजली कड़क रही है, कभी खूब वर्षा हो रही है, कभी खूब धूप पड़ती है, कभी खूब जाड़ा पड़ता है, कभी कोई पेड़ है। तो ये जो प्रकृति के जितने प्रतीक उसको मिलते गए, वो उन्हीं को अपने धर्म का ऑब्जेक्ट मानना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि जो प्रकृति की पूजा स्टार्ट हुई वो बहुत ही अर्ली स्टेज में हुई। उस समय का मनुष्य शुद्रोचित मानसिकता का था। वो जो शुद्रोचित मानसिकता है उसमें लॉजिक नहीं चलता, वो युक्ति को नहीं मानकर चलता। युक्ति के लिए अपने मन में प्रेरणा नहीं जगाता, युक्ति को लेकर के उसके अंदर कोई भाव नहीं पैदा होता। इन्हीं कारणों से, लेकिन यदि उसके अंदर ऐसा भाव जग जाए कि नहीं आगे कुछ और करना है, तब उसमें परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये आता है बहुत सारे विचारों के कारण। समय समय पर बहुत सारे विचार आए। इसमें एक चीज और भी बता दें कि जैसे हमने कहा कि जो शुद्र मानसिकता है उसको भूत से मतलब नहीं, उसको भविष्य से मतलब नहीं, वो केवल और केवल वर्तमान को लेकर के चलता है, वर्तमान में ही अपने जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो क्षत्रिय मानसिकता है वो वर्तमान को देखता है और भूत को भी देख के चलता है, अपने पास्ट को भी देख करके चलता है। इन दोनों चीजों का समन्वय होता है क्षत्रिय मानसिकता में। तीसरा, जो विप्र है वो भूत को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है, भविष्य को भी देखता है। इन तीनों का समन्वय लेकर के जो चलेगा, जो चलता है, वही विप्र है। हालांकि विप्र में अभी तक ऐसा एक दोष पाया गया कि विप्र में एक अलग तरह की जड़ता पैदा होती है, जो कि भविष्य से कम, वो भूत से उसका ज्यादा लगाव रहता है, भूतकाल के प्रति उसका ज्यादा जकड़ होता है। तो पुरानी परंपराओं को छोड़ता नहीं जल्दी से, भूतकाल से ज्यादा उसके अंदर जकड़ होती है, इसलिए वो उस भूतकाल जो पुरानी परंपराएं हैं उनको वो ले करके चलता है। ये उसकी एक ये विषय वैसे हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी विशेषता है। और यदि मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य में एक सामंजस्य पैदा करके चले और समाज में आगे बढ़े, वही समाज सबसे उन्नति विकासशील समाज होगा, जिसकी अवधारणा प्रौत में सद्विप्र समाज के रूप में की गई है। वहां पर तीनों का समन्वय, एक सामंजस्यपूर्ण समन्वय की व्यवस्था है। तो जो शूद्र का अपना जीवन है, जैसा हमने कहा, वो उसको बोलते हैं उदर उपस्थ जीवन है उसका, उदर पेट के लिए, उसको वो पेट के लिए ही वो जीता है। वो अपने परिवार में भी, जैसे
अपने बच्चों से, मान लीजिए छोटा बच्चा है तो थोड़ा उसके अंदर उसके लिए ममत्व होगा। जैसे ही वो बड़ा होगा उससे उसका दूरत्व तो बढ़ जाता है, उसके प्रति उसकी संवेदना कम हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल समाज के लिए ही वो व्यक्तिगत रूप से जी रहा है, ऐसा नहीं। अपने परिवार में भी वो दूसरों से दूरी बना लेगा। ये जो शुद्र मानसिकता का लक्षण है। उसके अंदर जो, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज, जैसे दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति ममता, दूसरों के प्रति एक अच्छा मनोभाव, वो उसके अंदर इस तरह की सोचने की कभी इच्छा नहीं होती। ये अलग मनोभाव है। इसको हम लोग जब विप्र की चर्चा करेंगे, क्षत्रिय की चर्चा करेंगे तो ये इन विषयों का आएगा। लेकिन ये शूद्र में इस तरह के भाव नहीं आते। यहाँ पर हम फिर से एक बार कह दें, ये जो हम शूद्र, विप्र और क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, ये गुणात्मक रूप से है, हम जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। और ये मनुष्य के गुण, ये भारतवर्ष के लिए नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी जो मनुष्य है, इन चारों गुणों का समन्वय सभी के अंदर मिलता है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं केवल विप्र हूं और मैं केवल शूद्र हूं और मैं केवल क्षत्रिय हूं और वैश्य हूं, ऐसा नहीं है। हर एक मनुष्य में इन चारों गुणों का समन्वय है। हाँ, एक गुण की एक समय में उसकी प्रधानता हो सकती है। आज एक शूद्र है, वो उसके अंदर संभावना है वो क्षत्रिय बनने की, उसके अंदर संभावना छिपी है विप्र बनने की, वैश्य बनने की, वो संभावना छिपी है। यदि वो आज से चाहे, उसके अंदर एक प्रेरणा जगे या किसी विचार के द्वारा उसके अंदर वो प्रेरणा जगाई जाए, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। वाल्मीकि जी वो डाकू से एक विप्र बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन परिवर्तन ऐसे ही हुआ। उनका कुछ और जीवन कहीं और से शुरू हुआ था, जीवन कहीं और, अंत कहीं और हुआ। जिस तरह से विकास होता है वैसे अधोगति भी होती है। ऐसा नहीं कि जो विप्र है वो हमेशा ही विप्र रहेगा। यदि उसने अपने संयम नहीं रखा, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो उसके अंदर पूरी संभावना है कि वो शूद्र बन जाए। तो ये जो, लेकिन इस तरह का जो समाज है जहां पर कि शूद्र मानसिकता के लोग ज्यादा हैं, ये ज्यादा होंगे, तो वही शूद्र समाज होगा। शूद्र समाज को फिर नियंत्रण कोई और करेगा, क्योंकि ये इनके अंदर एक साथ रहने की, ग्रुप में, बहुत ज्यादा ग्रुप में रहने की भावना नहीं रहती। वो व्यक्तिगत रूप से जीना चाहते हैं, बहुत ही एकाकी जीवन उनका होता है। इनको एक समुदाय में लाने का, इनको एक विचार में लाने का जो काम है, वो क्षत्रिय और विप्र मानसिकता के लोग, क्षत्रिय विप्र मानसिकता के लोग, इनको किसी न किसी सेंटिमेंट के द्वारा अपने हित के लिए, ऐसा नहीं कि उनके लिए, उनके अंदर ऐसा हित है कि वो शूद्रों का हित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनको सेंटिमेंट दे करके अपने साथ लेके जाते हैं और बाद में अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं इनके अंदर चलती रहती हैं। तो हम शूद्र मानसिकता की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और समय क्योंकि हमारे पास में है, तो हम चर्चा में इसको ज़्यादा समय लेंगे, जिससे कि यदि कोई बात छुट्टी है तो उसमें इसको आगे हम लोग चर्चा कर लें। और आज तो हमारे साथ में संजीवानंद दादा भी जुड़े हुए हैं। एक अच्छी बात है, पहली बार हमारे साथ इस जूम की चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो वो चाहे तो इस बात में अपनी बातें और ऐड कर सकते हैं। तो मैं कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न को लेते हैं।
हेलो, दादाजी नमस्कार, नमस्कार। संजीवानंद दादा को नमस्कार। वो उन्होंने म्यूट हाँ, करके रखा हुआ है, हुँ, लेकिन सुन रहे हैं हम लोग की बातें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, 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 नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। ये तो दादाजी आप भी कभी-कभी जुड़ जाया करिए, अच्छा लगेगा बहुत। हम लोगों को अ, भी अच्छा लगेगा। जी जी अब पहले बार जुड़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कई 1-2 महीने से एक कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। सप्ताह हाँ में 4-5 दिन तो ये प्रोग्राम करते हैं हम लोग। ठीक है। तो कोई लोकेश जी, कोई प्रश्न है क्या? दादाजी इसमें दादाजी इसमें मैं एक थोड़ा-सा प्रश्न, वैसे तो आपने काफ़ी अच्छा उसको सब चीज़ों से कोरिलेट कर दिया। हम्म, लेकिन एक मैं थोड़ा-सा जो समाज में जिस तरह से ये प्रचारित है, हम्म, उस पे थोड़ा-सा चाहता हूँ आप फ़ोकस करें कि जैसे क्या है कि ये तीनों जो चारों वर्ग हैं, और हम्म, आजकल जिस तरीके से ये प्रचारित रहते हैं, हम्म, जिस तरह से समाज में इनको मतलब गलत तरीके से एक लिया गया है, और उसको क्या है कि फिर उसको जन्म से जोड़ के या फिर एक आगे आने वाले उसी में वो जकड़ गया है, ग्रुप बन गया, उसमें लीडर्स ने उसमें अपनी रोटियां सेकना चालू कर दिया। तो इस तरीके से जो ये एक गुण प्रधान होकर, और हम्म, इसमें ये कहाँ से कहाँ चली गई ये चीज़, ये ये मतलब कैसे चली जाती है? और दूसरी चीज़, दूसरा प्रश्न ये था जी इसी में कि किस तरीके से जो ये चारों वर्ग हैं, वो सामंजस्य मतलब किस तरह से बना पाएँ कि जैसे शूद्र होता है, मेन बात शूद्र की है आज। तो शूद्र की जो भूमिका है, हम्म। वो प्राउड एस्टेब्लिशमेंट में क्या है? देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई जाति व्यवस्था पर तो बात हो दादाजी नहीं रही आवाज़ आ है। रही है? हाँ, हाँ, बात आ रही है। हेलो, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? दादाजी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, हाँ। आवाज़ आ रही है दादाजी? हाँ, हाँ, आवाज़ तो आ रही थी। ये डिस्टर्ब हो रहा था पीछे। कोई बात नहीं, हाँ। हुँ, हुँ। तो जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये अपने आप में बहुत बुरी व्यवस्था है। इसका कोई लॉजिकल कारण दिखाई नहीं पड़ता। एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप से या 4 बच्चे हो रहे हैं, तो चारों बच्चों अलग अलग गुण के हो सकते हैं, हुँ, उसकी हुँ। संभावना रहती है। ये जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय के घर में केवल क्षत्रिय पैदा होगा। क्षत्रिय के घर में शूद्र के स्वभाव के लोग पैदा होते हैं, विप्र स्वभाव के लोग पैदा होते हैं, किसी और स्वभाव के लोग पैदा हो जाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था चली थी, इसका कोई वैज्ञानिक आधार दिखाई नहीं पड़ता। ये मात्र शोषण का एक कारण था, अभी भी चल रहा है। हालांकि अब इस बहुत कम हो गया। वो शोषण उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक समय में होता था। तो हम इसलिए जाति व्यवस्था की हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे। यहाँ शूद्र की जो हमने बात की, शूद्र की मानसिकता, उसके एक शूद्र के गुण, गुण कम है, अवगुण ज्यादा है। तो वो जो अवगुण ज्यादा है, जिससे कि मनुष्य शुद्धता के प्रभाव में अपने जीवन बिता देता है, आदमी कैसे उन स्वभाव से ऊपर उठे, ये उसको खुद सोचना है। और जब वो खुद सोचने की कोशिश करेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो विकास के पथ पर होगा। और समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग शुद्र मानसिकता से ऊपर उठ जाएंगे, तो समाज में की जो विकास की गति है अपने आप से तेज हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो शुद्र मानसिकता में जो व्यक्ति की सोच अपने व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा होती नहीं, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी कि केवल अपने लिए जीवन जी रहे हैं,
तो समाज में गति कैसे आएगी? समाज में गति आती है जब हम सबको साथ लेकर के और सबके भविष्य के बारे की चिंता करते हुए भविष्य में उनके लिए कैसे अच्छा से अच्छा काम किया जाए, इसके ऊपर जब हम सोचते हैं, तब समाज में गति आती है, तब समाज में समन्वय होता है। आदमी यदि व्यक्तिगत रूप से यदि अपने आप को जीवन अपना जीवन जिए तो सामाजिक जीवन है ही नहीं। वो जो जीवन है वो समाज है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने व्यक्ति के लिए जी रहा है। अपने अपने खाना खा लिया, अपने सो लिया, अपना अपना काम कर लिया, उसके आगे उसको सोचना नहीं है, समय मिल गया तो सो गया। अब इस तरह की जो मानसिकता की जब लोग समाज में ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक है समाज की गति अच्छी नहीं होगी। तो हमें चाहिए ऐसे लोग जो सबको साथ में लेकर चल रहे, सबको साथ में रहें, सबके हित के बारे में सोचें, कल्याण के बारे में सोचें, तो समाज एक सुंदर समाज बन पाएगा। यह जाति व्यवस्था जिस तरह की हिंदू में अवधारणा है यदि होती तो कभी भी संभावना ही नहीं थी कि कोई अंबेडकर जैसा आदमी दलित परिवार में पैदा हो जाता। कभी भी संभावना नहीं थी कि रविदास जैसा आदमी, इतना भक्त आदमी, दलित समाज में पैदा हो जाता। या ऐसे अनेक और भी उदाहरण मिल जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो जाति व्यवस्था का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक ही घर में 4 गुणों के, 2 गुणों के, 3 अलग अलग गुणों के व्यक्ति मिलते हैं। हर समाज में हमने देखा है, हर घर में आप जब देखेंगे तो ऐसा लोग मिल जाएंगे। जरूर नहीं कि जो बच्चा है माँ बाप के अनुरूपी हो, वो एक अलग स्वभाव का भी हो सकता है। हाँ, परिवेशगत कभी कभी होता है कि घर का एक परिवेश ऐसा है तो आदमी के जो संस्कार हैं, जो उसका जीवन जहां वो जी रहा है, उस परिवेश का उसका प्रभाव उसके जीवन पे जरूर पड़ता है। तो एक संभावना बन जाती है कि एक आदमी यदि विप्र का परिवार है, पढ़े लिखे लोगों का परिवार है और समाज में चिंतन करने वाले लोग हैं, समाज के विकास के बारे में सोचने वाले लोग हैं, समाज के हित, मानवता के हित की बातें करने वाले लोग हैं, तो यदि उन गुणों को एक बच्चा अपने जीवन के शैशव काल से देख रहा है तो उसके अंदर कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा हर मनुष्य के अंदर ये चारों गुण विद्यमान है। हर एक आदमी शूद्र है, हर एक आदमी क्षत्रिय है, हर एक आदमी विप्र है, हर एक आदमी वैश्य है। लेकिन इनमें से कुछ न कुछ विशेष गुण उसके अंदर प्रधान रूप से होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, और उसी से उसकी पहचान होती है। और ऐसा नहीं है कि जो आज शूद्र मानसिकता का है वो बदल नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, वो बदल सकता है, वो कभी भी जग सकता है। एक वाल्मीकि डाकू से कभी भी संत महात्मा हो सकता है, उसकी संभावना हमेशा रहती है। लेकिन हाँ, उसको जगाने वाला कोई चाहिए, उसके अंदर खुद एक प्रेरणा होनी चाहिए कि हमको जागना है। यदि वो जाग गया तो इसी को तो बोलते हैं कि वो कलयुग से द्वापर युग में आ गया है। ये कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग ये कहीं बाहर की कोई 7वें आसमान की चीज नहीं है, ये तो अपने स्वयं के जीवन में ही होता है। यदि हम जाग गए, अपने अंदर आत्मबोध होना शुरू हो गया, तो हम द्वापर युग में आ गए, उसमें प्रतिष्ठित हो गए तो सतयुग में आ गए। तो हमारा जीवन ही सतयुग हो जाता है, हमारा जीवन ही विप्र युग, त्रेता युग है, हमारा जीवन ही द्वापर है, हमारा जीवन ही कलयुग है। तो हम किस अवस्था में अपने आप को जीवन को जी रहे हैं, इस अवस्था यही सतयुग है, यही कलयुग है, यहीं पर है, सब इसी जीवन में है। ये कोई बाहर की पाखंड में हमको जीने की इसके लिए जरूरत नहीं है कि वहां बाहर कहीं सतयुग कलयुग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हमारा शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर ही वो सारी बातें हैं। ठीक हाँ है दादाजी, दूसरा हाँ। दूसरा प्रश्न ये था दादाजी कि जैसे शूद्रों का
प्राउत में क्या योगदान है, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था में किस तरीके से अपना योगदान कर सकते हैं उसको, मतलब एक व्यवस्था संतुलन कायम करने में। नहीं, जैसे हमने जो जो आदमी शुद्र मानसिकता का है उसका अपना कोई योगदान नहीं हो सकता, उनका उपयोग हो सकता है। उनको उपयोग में लाने के लिए जो शूद्रों में ही जो क्षत्रिय मानसिकता के लोग हैं, जो विप्र मानसिकता के लोग हैं, वो अपनी प्रेरणा के द्वारा उनके अंदर एक भाव पैदा करके उनको जगा करके फिर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। क्योंकि जो आदमी जो शूद्र तो कोई ऐसा नहीं है ना, कोई स्टैंप लगा हुआ कि ये शूद्र पैदा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, ये तो एक मानसिकता है। तो जो शूद्र मानसिकता है, ऐसे लोग तो कुछ करते ही नहीं, वो किसी काम के नहीं है, समाज के लिए वो काम के नहीं है। हाँ, उनका उपयोग लोग करते हैं। तो इसीलिए कहा गया जो शूद्र विप्लव होगा तो उसमें क्या होगा, जो विक्षुब्ध शूद्र होगा, मतलब जो जिसके अंदर आग लगी हुई है कि ये हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि जो शूद्र है उसको ये मालूम ही नहीं कि उसका शोषण हो रहा है, वो भी उसके अंदर जागरूकता नहीं है। उसके अंदर एक जागरूकता जग गई कि मेरे अंदर शोषण हो रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, तो उसके अंदर एक मानसिकता जगेगी, वो है क्षत्रिय मानसिकता। वो संग्राम के लिए तैयार होगा। तो उन्हीं शूद्रों में से, शूद्रों की संख्या बहुतायत में होगी, हमेशा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग शूद्र मानसिकता के ही लोग होते हैं समाज में, लेकिन उसमें